गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम आईसीआई के स्टडी मटेरियल से सी इंटर के लिए सैलरी वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। हेड्स ऑफ इनकम हमने स्टार्ट किया था। सैलरी वाले चैप्टर हमने पेज नंबर 17 पे आएंगे। अब 16 तक हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेसिस ऑफ चार्ज सेक्शन 15। बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब है वो कौन सा टैक्सेबल इवेंट है, वो कौन सी घटना होगी जिसके बेस पे आप सैलरी पे टैक्स चार्ज करेंगे। टैक्सेबल इवेंट आप समझते हैं। टैक्सेबल इवेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसा काम करना है जिससे आपकी टैक्स लायबिलिटी अट्रैक्ट हो, उसे टैक्सेबल इवेंट बोलते हैं। तो बेसिस ऑफ चार्ज का मतलब किस बेस पे आप सैलरी पर टैक्स चार्ज करेंगे। क्या मतलब या तो सैलरी रिसीव हो जाए तब लेंगे, या मान लीजिए मैंने कमा लिया पर अभी तक मुझे सैलरी नहीं दी मेरे मालिक ने, मेरे ऑनर ने, तब आप टैक्स लेंगे। तो टैक्स वालों ने बोला सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग कि सैलरी या तो रिसीव हो गई हो आपको, या आपने अर्न कर ली हो, भले मिली नहीं हो अभी तक, मिलेगी आपको अगले महीने या 2-3 महीने बाद व्हाटएवर, पर अगर आपने अर्न कर ली है, ड्यू हो गई आपकी सैलरी या आपको रिसीव हो गई है, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा हम उसी बेसिस पे आपसे टैक्स चार्ज करेंगे। तो सेक्शन 15 डील विद द बेसिस ऑफ चार्ज। ये बेसिस ऑफ चार्ज की बात करता है कि किस बेस पे आप सैलरी पर टैक्स चार्ज करेंगे। अंडर द हेड सैलरी, सैलरी इज चार्जेबल टू टैक्स आइदर ऑन ड्यू बेसिस, या तो ड्यू बेसिस पे, ड्यू बेसिस समझते हैं आपने अर्न तो कर ली पर अब तक रिसीव नहीं हुई है, और ऑन रिसिट बेसिस, या आपने एडवांस ले ली। रिसिट मतलब पहले भी ले सकते हैं सैलरी एडवांस बेसिस पे। विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से पहले होगा उस बेसिस पे आपको टैक्स पे करना होगा। जैसे मान लीजिए आपने एडवांस सैलरी ले ली, 2025 की सैलरी आपने 2 महीने की इस बार ले ली, यानी अप्रैल और मई की मान लेते हैं, आपने 2024 में रिसीव कर ली, तो आपको अभी टैक्स देना होगा। भले वो 2025 की सैलरी है, आप काम तो 2025 में करेंगे, पर आपने अपने एम्प्लॉयर से 2 महीने की सैलरी एडवांस ले ली 2024 में अप्रैल और मई की, तो आपको इन 2 महीनों की सैलरी पर अभी टैक्स देना होगा। यानी तो 23, 24, 12 महीने की सैलरी तो मिली गई, उस पर देना होगा, प्लस जो आपने एडवांस बेसिस पे ले ली 2 महीने की सैलरी अप्रैल और मई की, उस पर भी आपको अभी टैक्स देना होगा। यानी टोटल 14 मंथ की सैलरी पे आपको 23, 24 में टैक्स देना होगा। अब नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं, 25, 26 में क्या होगा सर? तो 25, 26 में आप अप्रैल से शुरू होगा आपका वही प्रीवियस ईयर, और मार्च 31 को एंड होगा 26 को। पर इसमें से 2 महीने की सैलरी पे ऑलरेडी टैक्स दे चुके हैं आप 2024 में, तो टैक्स वाले अप्रैल मई को नहीं कैलकुलेट करेंगे अब वो आपकी सैलरी इस साल जून से कैलकुलेट करेंगे। जून से मार्च तक 10 महीने होंगे और आप 10 महीने की सैलरी पे टैक्स देंगे। यानी अगर आप किसी साल एडवांस ले लेते हैं और उस एडवांस सैलरी पे ऑब्वियसली आपने टैक्स दिया होगा, क्योंकि सैलरी सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग आपने पढ़ ही लिया, या तो रिसीव हो जाए या ड्यू हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, उस बेसिस पे टैक्सेबल होती है। तो जब आपने एडवांस में ले ली सैलरी तो उसी साल टैक्स दे दिया, तो दोबारा डबल टैक्स थोड़ी लेंगे टैक्स वाले की, दोबारा अप्रैल मई की सैलरी 25-26 की और लेंगे। तो एडवांस बेसिस पे अगर आप पहले ही टैक्स दे चुके हैं तो वो सब्सिक्वेंट ईयर में जाकर वो सैलरी दोबारा टैक्सेबल नहीं होगी। तो वो यहाँ पे बोला गया है। However, where any सैलरी, कोई भी सैलरी पेड इन एडवांस, आपको एडवांस में पे हो चुकी है, इन द इज द असेस इन द ईयर ऑफ पेमेंट, और वो उसी साल असेस हो चुकी है, मतलब उसी साल आप लायबल कर चुके हैं टैक्स के लिए जिस साल आपको पेमेंट हुआ। इट कैन नॉट बी सब्सिक्वेंटली ब्रॉट टू टैक्स, वो दोबारा टैक्स के दायरे में नहीं आएगी इन द ईयर, उस साल इन विच इट बिकम्स ड्यू, क्योंकि आप 2024 में ही दे चुके हैं टैक्स। तो जो अप्रैल मई की सैलरी 2025 की आपने एडवांस ली थी 2024 में, उस पर आप दोबारा 2025 में टैक्स नहीं देंगे। सेम उसी तरह से बोला गया, मान लीजिए आपने भी पढ़ा, या तो सैलरी ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, उस बेसिस पे टैक्स लगेगा। 23 चॉइस आपका प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 23 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 24 को एंड होगा। आपकी 2 महीने की सैलरी अभी तक आपके एम्प्लॉयर ने दी नहीं है, मार्च एंड हो गया, यानी फरवरी से लेके मार्च की सैलरी अभी मिली नहीं है, एंड हो गया है 24। अब नेक्स्ट ईयर जाके उसने जुलाई में आपको ये 2 महीने की सैलरी दी, ये 2 महीने का बकाया अमाउंट आपको दिया, इसे बोलते हैं एरियर ऑफ सैलरी। एरियर मतलब ड्यू अमाउंट, जो हमने कमा तो लिया, काम तो कर लिया, पर वो मिला नहीं था, तो इसे टैक्स वाले एरियर बोलते हैं, बकाया। तो ये फरवरी मार्च की सैलरी और मिली कब है? जुलाई 2024 में, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में मिली है। तो क्वेश्चन उठता है क्या अभी लगेगा टैक्स? नहीं, आप पढ़ चुके हैं, या तो सैलरी ड्यू हो गई हो या रिसीव हो गई हो, विच एवर इज अर्लियर। ड्यू तो फरवरी मार्च में हो गई थी, आपने काम तो फरवरी मार्च में ही कर दिया था, कमा तो फरवरी मार्च में लिया था, तो भले ये सैलरी आपको जुलाई में मिली है, इससे कोई मतलब नहीं है, टैक्स आपको फरवरी मार्च में देना होगा, नहीं आप 23, 24 में ही आपकी सैलरी की इनकम पर टैक्स लिया जाएगा। यही बोला जा रहा है थर्ड पॉइंट में। इफ़ द सैलरी पेड इन एरियर, आपको बकाया अमाउंट मिलता है सैलरी का, हैज़ ऑलरेडी बीन असेस ऑन ड्यू बेसिस, जिस पे ड्यू बेसिस पे ऑलरेडी टैक्स कैलकुलेट हो चुका है 23, 24 में,
द सेम कैन नॉट बी टैक्स अगेन व्हेन इट इज़ पेड। तो ये दोबारा टैक्स के लिए लायबल नहीं होगा जुलाई में, क्योंकि एरियर पे हम पहले टैक्स कैलकुलेट कर चुके हैं, क्योंकि टैक्स वालों ने लिखा है तो ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, विच एवर इज़ अर्लियर, उस बेसिस पे टैक्स देना होगा। आप ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि मेरे एम्प्लॉयर ने अभी तक मुझे सैलरी नहीं दी। ये आपका और एम्प्लॉयर का मैटर है। अगर आपको एम्प्लॉयर के खिलाफ कंप्लेन करनी है, आप कोर्ट जा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, पर टैक्स वाले तो ड्यू बेसिस पे ही आपसे टैक्स लेंगे। एग्जाम्पल भी दे रखा है, फटाफट पढ़ लेते हैं। इफ़ ए ड्रॉ हिज सैलरी इन एडवांस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 24, आपने अप्रैल महीने की सैलरी एडवांस में ले ली, इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ, मार्च में ले ली, तो फिर मार्च में टैक्स लग जाएगा, विच एवर इज अर्लियर। द सेम बिकम्स चार्जेबल ऑन रिसिट बेसिस पे ही टैक्स लगेगा, एंड इज़ टू बी असेस, इसे कैलकुलेट किया जाएगा, एज ए इनकम माना जाएगा प्रीवियस ईयर 23-24 की, दैट इज असेसमेंट ईयर 24-25 में लायबल होगी टैक्स के लिए। आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस ईयर तो वो ईयर होता है जिस साल आप इनकम अर्न करते हैं। आपके एग्जाम के लिए प्रीवियस ईयर 1 अप्रैल 23 से शुरू होगा और 31 मार्च 24 को एंड होगा, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस साल आपकी इनकम को असेस किया जाता है, यानी टैक्स के लिए लायबल किया जाता है, और असेसमेंट ईयर एक साल आगे ही चलता है। असेसमेंट ईयर आपके कोर्स के लिए, आपके एग्जाम के लिए 1 अप्रैल 24 से शुरू होगा और 31 मार्च 25 को एंड होगा। However, the salary for the assessment year 25-26 will not include that of April, और 25-26 में जो अप्रैल महीने की सैलरी वो इंक्लूड नहीं की जाएगी, क्योंकि अप्रैल 24 की सैलरी आप 23-24 में ही ले चुके थे, तो दोबारा टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि आप रिसिट बेसिस पे टैक्स दे चुके हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट, इफ द सैलरी ड्यू फॉर मार्च 24 इज रिसीव बाय ए लेटर इन द मंथ ऑफ अप्रैल 24, मार्च की सैलरी अप्रैल में जाके मिलती है, इट इज़ स्टिल चार्जेबल एज इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 23-24, फिर भी ये 24-24 की ही इनकम मानी जाएगी, दैट इज असेसमेंट ईयर 24-25 ऑन ड्यू बेसिस, बिकॉज ऑब्वियसली सैलरी फॉर 25-26 विल नॉट इंक्लूड दैट ऑफ मार्च, और मार्च महीने की सैलरी जो आपको अप्रैल 24 में मिली वो 25-26 असेसमेंट ईयर में लायबल नहीं होगी, क्योंकि ड्यू बेसिस पे आप टैक्स दे चुके हैं। नेक्स्ट हेडिंग है एडवांस सैलरी। अभी आपने पढ़ लिया है सैलरी एज पर सेक्शन 15, या तो सैलरी ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले होगा उस बेसिस पे टैक्स देना होगा। तो एडवांस सैलरी अगर आप पहले ही ले लेते हैं तो आपको ड्यू बेसिस पे टैक्स देना होता है। एडवांस सैलरी रिसीव बेसिस पे, सॉरी, एडवांस सैलरी इज टैक्सेबल व्हेन इट इज़ रिसीव बाय द एम्प्लॉय इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर इट इज़ ड्यू और नॉट। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अभी आपने काम किया है या नहीं किया है। ड्यू मतलब काम करोगे तभी ड्यू होती है सैलरी, पर इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप पहले ही ले चुके अपने एम्प्लॉयर से एडवांस, तो आपको रिसिट बेसिस पे टैक्स देना होगा। द रूल बिहाइंड दिस इज द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ सैलरी, दैट इज सैलरी इज टैक्स ऑन ड्यू और रिसिट बेसिस, विच एवर इज अर्लियर, जो भी दोनों में से ज़्यादा हो उस बेसिस पे टैक्सेबल की जाती है। It may so happen that when advance salary is included and charged in a particular previous year, इसको इस पैरा को वैसे आगे आएगा, पर मैं आपको अभी समझा देता हूँ शॉर्ट में कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। जैसे मान लीजिए 22, 23 और 24 आपका प्रीवियस ईयर है, नेक्स्ट प्रीवियस ईयर शुरू होगा 24-25 में, राइट। आपने क्या किया, अप्रैल महीने की सैलरी इस साल एडवांस ले ली, सपोज सैलरी 50,000 है, एग्जाम्पल बना लेते हैं। 50,000 सैलरी आपने एडवांस में ले ली, तो आपने अभी पढ़ा कि अगर एडवांस ले लेते हैं, ड्यू हो जाती है, विच एवरेज अर्लियर, उस बेसिस पे टैक्स लगेगा। तो भले ही अप्रैल 24 की सैलरी है, पर टैक्सेबल कब होगी, 23-24 में ही टैक्सेबल होगी। सपोज 24-23 में टैक्स की रेट 10% है सैलरी पे। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा नहीं है, रेट्स अलग है, अभी आप आगे पढ़ेंगे, एग्जांपल ले रहे हैं समझने के लिए। प्रीवियस ईयर 24-25 में टैक्स की रेट केवल 7% है, ठीक है। सपोज टैक्स रेट कम कर देती है गवर्नमेंट, इस साल ज़्यादा है, नेक्स्ट ईयर कम भी कर सकती है, बढ़ा भी सकती है। तो आपको फाइनेंस एक्ट आपने पढ़ लिया था टैक्स के बेसिक चैप्टर में कि हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, फाइनेंस बिल आता है, उसमें अगले जो आने वाला साल है, कमिंग ईयर है, उसकी टैक्स की रेट मेंशंस होती हैं। तो वो टैक्स की रेट बढ़ भी सकती है, किसी इनकम पे घट भी सकती हैं। तो आपको इस साल ही मिली है इनकम 50,000, तो इस साल ही टैक्स देना होगा 10%। 5,000 बन रहा है आपका टैक्स 50,000 पे, ठीक है। पर ये इनकम तो 24-25 की है ना, है तो 24-25 की, वो तो टैक्स वालों ने ऐसा रूल बना रखा है कि या तो रिसिट हो जाए या ड्यू हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, उस बेसिस पे टैक्स देना होगा। इससे आपको 23-24 में टैक्स देना पड़ रहा है। पर अगर मान लो आप 23-24 में एडवांस नहीं लेते, तो ये सैलरी 24-25 की थी, 24-25 में ही आपको रिसीव होती, और जब 24-25 में रिसीव होती तो 7% ही लगता टैक्स। ज़्यादा लग रहा है तब कोई प्रॉब्लम नहीं, कम लग रहा ना, कम लगता 7%, तो कितना था 3,500, राइट।
तो आपने ज़्यादा दे दिया टैक्स, क्योंकि इनकम थी तो इस साल की पर आपने रिसीव कर ली पहले, एडवांस में नहीं ली, इसलिए आपका ज़्यादा टैक्स बन गया। ए माइनस बी कितना टैक्स बन गया, इसको ए पॉइंट नाम दे देते हैं, इसको बी, तो आप 1500 ज़्यादा टैक्स बन रहा है। तो टैक्स वाले बोलते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन होती है, वैसे बहुत रेयर केस है ऐसा होगा, क्योंकि टैक्स रेट जनरली बढ़ती है घटती नहीं है, पर हम मान लेते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो हम आपको रिलीफ देंगे अंडर सेक्शन 89। सेक्शन 89 में आपको रिलीफ मिल जाएगी। नहीं, आपकी जितनी भी टैक्स लायबिलिटी आएगी, तो आपने जितना ज़्यादा टैक्स बन रहा है आपका, जो आपने ज़्यादा दे दिया लास्ट ईयर 1500 ज़्यादा दिया, जितना भी टैक्स बनेगा, मान लीजिए आपका 24-25 में टोटल टैक्स बनता है 21,500, तो इसमें से 1500 की रिलीफ आपको दी जाएगी, क्योंकि आप ज़्यादा टैक्स दे चुके हैं, तो आपको 20,000 ही पे करना होगा। तो क्या समझ में आया? सेक्शन 89 आगे पढ़ेंगे, बस ये थोड़ा ब्रीफ आपको समझा दिया गया बहुत शॉर्ट में, कि सेक्शन 89 ये बोलता है कि अगर एसएससी ने किसी साल ज़्यादा टैक्स दे दिया है, क्योंकि उसकी सैलरी उसने एडवांस में ले ली और उस साल टैक्स की रेट ज़्यादा है, तो उस इनकम को उस साल की टैक्स की रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा, राइट। फिर जिस साल की वो इनकम है, जिस साल में कमानी चाहिए थी, जिस साल ड्यू होनी चाहिए, उस साल जो टैक्स की रेट है उसके अकॉर्डिंग टैक्स निकालिए उस इनकम पर। तो अगर ए माइनस बी, ए मतलब जो करंट ईयर है और बी जो नेक्स्ट ईयर था जिस साल की वो इनकम थी, इन दोनों का डिफरेंस के बराबर आपको रिलीफ दी जाएगी। मान लीजिए इस साल टैक्स की रेट 12% हो जाती 24-25 में, तो 50,000 का 12% तो 6,000 आता, और आपने 5,000 टैक्स दिया तो माइनस में आता, तो फिर कोई रिलीफ नहीं मिलती। रिलीफ तभी मिलेगी जब आपने टैक्स ज़्यादा दे दिया हो, ठीक है। रिलीफ सेक्शन 89 ये बोलता है कि अगर आपने रिसिट बेसिस पे ज़्यादा टैक्स दे दिया और जिस साल की वो इनकम है उस साल टैक्स कम बनता, क्योंकि रेट कम है, तो फिर जितना टैक्स कम बनता उसकी आपको रिलीफ दी जाएगी, सेक्शन 89 में आपको राहत दी जाएगी। वैसे आप आगे पढ़ेंगे सेक्शन 89, पर यहाँ पे दे रखा है, इससे मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में समझा दिया। इट मे सो हैपन, ऐसा हो सकता है, दैट व्हेन एडवांस सैलरी इज इंक्लूडेड, जब आपकी एडवांस सैलरी इंक्लूड की जा रही है आपकी इनकम में, क्योंकि आप रिसिट बेसिस पे टैक्स लगेगा, आपने एडवांस में ले ली, एंड चार्ज इन अ पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर, द रेट ऑफ टैक्स, जो टैक्स की रेट है एट विच द एम्प्लॉय हिज असेट, एम्प्लॉय को लायबल किया जा रहा है टैक्स रेट, मे बी हायर, हो सकता है उस साल टैक्स की रेट ज़्यादा हो देन द नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स टू विच ही वुड हैव बीन असेस, जिस पे उसे टैक्स देना होता, क्योंकि 24-25 में लेता तो 7% से देना होता, पर इस साल 10% है। सेक्शन 89 प्रोवाइड फॉर रिलीफ, तो सेक्शन 89 आपको रिलीफ देगा, राहत देगा इन दीज टाइप ऑफ केसेस। द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीफ अंडर सेक्शन 89 इज एक्सप्लेन इन दिस यूनिट लेटर। आप आगे इसी सेक्शन को आगे पढ़ेंगे, पर मैंने आपको थोड़ा ब्रीफ में समझा दिया। रिलीफ का मतलब होता है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर टैक्स ज़्यादा लग जाता है एसएससी पर, जिससे उसको बर्डन फील हो रहा है, तो टैक्स वाले उसको राहत देते हैं, उसे रिलीफ देते हैं। डिडक्शन वर्ड आता है टैक्स में, कई बार आप पढ़ चुके हैं। डिडक्शन अलग चीज़ है। डिडक्शन मतलब टैक्स वालों ने एक सर्टेन सेक्शन बनाया कि अगर आप यहाँ पैसा जमा कराते हैं, जैसे एफडी कराते हैं तो ब्याज मिलेगा, अगर आप लोन लेते हैं मकान लेकर तो आपको इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट देना होगा, तो वो डिडक्शन वर्ड इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे आपको डिडक्शन दी जाती है, कटौती दी जाती है, वहाँ आपकी टोटल इनकम कम की जाती है। रिलीफ से टोटल इनकम कम नहीं की जाती, आपकी टैक्स लायबिलिटी में से इसे घटाया जाता है। तो रिलीफ का मतलब होता है, अगर कोई आपसे पूछ ले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए टैक्स में, कि जब टैक्स का बर्डन एसएससी पे ज़्यादा बढ़ जाता है तो टैक्स लायबिलिटी को कम करने के लिए उसे रिलीफ देते हैं, टैक्स वाले राहत देते हैं। डिडक्शन एक बिल्कुल डिफरेंट वर्ड है। डिडक्शन होता है जब आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम आती है, जो पाँचों हेड का टोटल होता है, उसमें से टैक्स वाले आपको कहते हैं कि यहाँ पैसा दोगे तो आपको डिडक्शन मिलेगी। तो डिडक्शन से आपकी इनकम कम की जाती है, ना कि टैक्स लायबिलिटी। नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन एडवांस सैलरी में डिफरेंस बताइए और एडवांस अगेंस्ट सैलरी में डिफरेंस बताइए। तो इसे भी हम पहले एग्जांपल से समझ लेते हैं। कई बार एम्प्लॉयर क्या कहता है अपने एम्प्लॉयर से कि सर मुझे एडवांस की ज़रूरत है, मेरी सैलरी 50,000 है, आप ऐसा कीजिए मुझे 1 लाख रुपये एडवांस दे दीजिए और हर महीने मेरी सैलरी में से 2,000 रुपये काटते जाइएगा इस एडवांस को जब तक ये रिकवर नहीं हो जाता। क्लियर? यानी आपने ये बोला कि 1 लाख रुपए मुझे अभी ज़रूरत है सर, आप अपने एम्प्लॉयर से ही कह रहे हैं कि 1 लाख रुपए मुझे अभी दे दीजिए, और जब हर महीने मुझे सैलरी मिलेगी तो हर महीने में से 2-2 हज़ार रुपये करके काट देना आप, यानी मुझे हर महीने फिर 48 ही देना जब तक ये 1 लाख रुपये रिकवर नहीं हो जाते हैं। तो क्वेश्चन उठता है कि ये जो 1 लाख रुपए आपने लिए, सपोज 23-24 में लिए, तो क्या ये इस साल टैक्सेबल होंगे? नहीं, क्योंकि ये लोन है, ये तो लोन हो गया ना, आप पे कर रहे हैं
आपने किश्त बंधवा ली, इंस्टॉलमेंट बंधवा ली, तो एक तरह से लोन हो गया और लोन कोई इनकम नहीं माना जाता है, ये कोई इनकम नहीं है, तो लोन हो गया एक तरह से कि आप अपने एम्प्लॉयर को 2-2 हज़ार रुपये करके चुका रहे हैं, वापस कर रहे हैं, तो ये लोन हो गया, इसे इनकम का पार्ट नहीं माना जाएगा। आपकी इनकम 50,000 ही मानी जाएगी हर महीने और उसी के बेस पे टैक्स लिया जाएगा। भले आपको 48 में इन हैंड सैलरी पर, ये तो इन हैंड हो गई जो आपको कट कटा के मिल रही है, इससे मतलब नहीं है। ग्रॉस सैलरी पे ही टैक्स लेते हैं, ग्रॉस सैलरी लायबल होती है टैक्स के लिए, आप पढ़ चुके हैं। ये तो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, इनकम का यूज़ तो टैक्स के बाद ही हो सकता है। आप इसको जो 50,000 हर महीने मिल रहे हैं उसी पे आप टैक्स के लायबल होंगे। ये तो लोन है और लोन को कभी भी इनकम का पार्ट नहीं माना जाता है। हाँ, अगर आपने इसे मान लीजिए चुका नहीं रहे, आपने ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया, तो 1 लाख रुपए एडवांस में ले लिए, 2 महीने की सैलरी होगी 50-50, तो फिर आपको इस पे अभी टैक्स देना होगा 23-24 में, फिर ये लोन नहीं माना जाएगा। अगर लोन है तब तो उसे इनकम का पार्ट नहीं मानना है, अगर लोन नहीं है तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी का मतलब है आपने लोन लिया है सैलरी का अगेंस्ट में, तो अगर ये वर्ड इस्तेमाल होता है तो ये इनकम नहीं है, लोन है और लोन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, एडवांस सैलरी रिसीव हुई है तो आपने पढ़ ही लिया सेक्शन 15 के अकॉर्डिंग, या तो सैलरी ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, उस बेसिस पे टैक्स लगेगा। पढ़ लेते हैं। लोन इज़ डिफरेंट फ्रॉम सैलरी, लोन डिफरेंट होता है सैलरी से, ऑब्वियसली लोन को तो वापस करना होता है। When an employee takes a loan from his employer, जब आप अपने एम्प्लॉयर से लोन लेते हैं, which is repayable in certain specified installment, और आपको किश्तों में उसे चुकाना होता है, the loan amount cannot be brought to tax, तो जो लोन का अमाउंट है उस पर टैक्स नहीं लगेगा as salary of the employee। Similarly, इसी तरीके से एडवांस अगेंस्ट सैलरी इज़ डिफरेंट फ्रॉम एडवांस सैलरी, इन दोनों वर्ड में फ़र्क है। इट इज़ एन एडवांस टेकन बाय एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, अगर एडवांस लेते हैं आप अपने एम्प्लॉयर से, मतलब सैलरी के अगेंस्ट में, दिस एडवांस इज जनरली एडजस्टेड, वो भी एडजस्ट कराते हैं, आप बताएं 2-2 हज़ार रुपये करके, विद हिज सैलरी ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड, इट कैन नॉट बी टैक्स एट सैलरी, तो एडवांस अगेंस्ट सैलरी पे भी टैक्स नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये लोन ही माना जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एरियर ऑफ सैलरी। नाम से पता चल रहा है बकाया सैलरी। एरियर मतलब हमने काम तो कर दिया पर अभी तक सैलरी नहीं मिली, ठीक है, एरियर ऑफ सैलरी। पर 2 केसेस हो सकते हैं इसमें। एरियर ऑफ सैलरी का मतलब यहाँ पे उससे नहीं कि आपने काम तो कर दिया पर सैलरी नहीं मिली, उसे तो हम आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलेंगे। ये तो हम 11th क्लास से 12th क्लास से पढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, यानी आपने कमा तो लिया पर सामने वाले ने अभी तक आपको पेमेंट नहीं किया। सपोज़ आपकी 23-24 की बात करते हैं, आपकी सैलरी 50,000 है पर मंथ, पर अभी तक आपको मार्च की सैलरी नहीं मिली है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे ड्यू सैलरी। सैलरी ड्यू हो गई पर रिसीव नहीं हुई, तो क्या इस पर टैक्स देना होगा? मार्च की सैलरी पे बिल्कुल देना होगा। आप पढ़ चुके, या तो सैलरी ड्यू हो जाए या रिसिप्ट हो जाए, यानी रिसीव्ड हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, उस बेसिस पे टैक्स लगेगा। तो यहाँ पे तो टैक्स देना होगा भले आपको मार्च की सैलरी मिली है या नहीं मिली है। तो सर फिर ये एरियर का मतलब क्या है? हमें आउटस्टैंडिंग तो समझ में आ गया, पर ये एरियर का मतलब फिर क्या हुआ? बकाया का मतलब। देखिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी का मतलब तो वो है कि आप जानते थे कि आपको इतना अमाउंट मिल देगा और अब वो नहीं मिला तो वो आउटस्टैंडिंग है, क्योंकि आपने काम कर दिया था पर पैसा नहीं मिला। एरियर का मतलब होता है कि कई बार आप जानते नहीं हैं, गवर्नमेंट बैक डेट से आपकी सैलरी बढ़ा देती है। ऐसा बहुत बार होता है कि रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब बैक डेट से आपकी सैलरी, कोई चीज़ आप पे अप्लाई की जाती है तो उसे रेट्रोस्पेक्टिवली बोलते हैं। जैसे आपकी सैलरी 50,000 है, 23-24 आपका प्रीवियस ईयर है जो 1 अप्रैल 23 से शुरू होगा और 31 मार्च 24 को ऐड होगा, तो 12 मंथ की सैलरी हो गई आपकी 6 लाख। ये आपकी 12 मंथ की सैलरी हो गई और आपको भले ही मिली हो या नहीं मिली हो आपको टैक्स देना होगा। तो आप पढ़ चुके, या तो ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, विच एवर इज अर्लियर। अब आपके एम्प्लॉयर ने क्या करा, कोई भी मान सकते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट पर्सन कोई भी हो सकता है, आपको इंक्रीमेंट देना था गवर्नमेंट को 2,000 रुपये पर मंथ। तो गवर्नमेंट ने बोला, एक तो ये तरीका होता है कि गवर्नमेंट ये कहती है कि 1 अप्रैल 2024 से आपको इंक्रीमेंट दिया जाएगा, आपकी सैलरी 2,000 से बढ़ जाएगी, यानी जो 50,000 है उसकी जगह आपको हर महीने 52,000 मिलेंगी। पर गवर्नमेंट ने ये रूल अप्लाई किया, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2022 से। बैक डेट से आप पे रूल लगा दिया, बैक डेट से भी बढ़ा सकता है आपका एम्प्लॉयर रेट्रोस्पेक्टिवली, कि आपकी जो सैलरी है 1 अप्रैल 22 से ही मानी जाएगी कि वो 52 होनी चाहिए थी, पर मिल तो 50 ही रही थी।
ऑर्डर इशू होता है कि बैक डेट से अप्लाई होगा ये रूल 1 अप्रैल 2022। बैक डेट से गवर्नमेंट आपके फेवर में ज़रूर जा सकती है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। आप अगर कोई ऐसा डिसीजन ले रही है गवर्नमेंट जो आपके फेवर में जा रहा है, एसएससी के फेवर में जा रहा है, तो बैक डेट से अप्लाई वो कर सकती है। पर मान लीजिए कोई ऐसा डिसीजन है, जैसे मान लीजिए अभी किसी को स्लैप करना क्राइम नहीं है, आपने किसी को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारना कोई क्राइम के दायरे में नहीं आता है, वैसे आता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ नहीं आता है, तो आपको कोई सज़ा नहीं होगी। अब मान लीजिए 4 साल बाद गवर्नमेंट एक कानून लाती है कि अगर आपने किसी को स्लैप किया, थप्पड़ मारा, तो आपको 2 दिन जेल में जाना पड़ेगा। तो आपने 4 साल पहले किसी को थप्पड़ मारा था, तो क्या इसके लिए आपको जेल भेजा जाएगा? नहीं, क्योंकि आपके फेवर में नहीं जा रहा ना। गवर्नमेंट रेट्रोस्पेक्टिवली वही एक्ट कानून आपके लिए अप्लाई कर सकती है जो आपके फेवर में जा रहा हो। अगर ऐसा ये बैक डेट से अप्लाई हो जाए तो फिर आपको भी जेल जाना पड़ेगा, जबकि 4 साल पहले थप्पड़ मारना कोई क्राइम नहीं था। तो अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा डिसीजन ले रही है जो आपके फेवर में जा रहा है, तो बैक डेट से वो आप पे अप्लाई कर सकती है। तो ये तो फेवर में जा रहा है, आपकी सैलरी बैक डेट से ही बढ़ा रही है गवर्नमेंट, 52,000 कर रही है। तो अब से तो चलो 52 मिलेंगी, पर जो लास्ट 2 सालों से कम मिली, क्योंकि 22-23 एक प्रीवियस ईयर हुआ, राइट, और 23-24 2 प्रीवियस हुए, तो इन 2 सालों में आपको हर महीने 2,000 रुपये कम मिल रहे थे। तो अब गवर्नमेंट बढ़ा कर देगी, आपको बकाया देगी हर साल 2,000 रुपये। 24 महीने हुए, 24 मंथ हुए 2 साल में, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 48,000 आएगा। तो ये होगा एरियर ऑफ सैलरी, इसे बोलते हैं एरियर ऑफ सैलरी। और एरियर ऑफ सैलरी जिस साल आपको मिलेगा उसी साल आपको टैक्स देना होगा। कॉमन सेंस, मुझे सपना थोड़ी आ रहा था कि पहले मिलना था। जिस साल आपको रिसीव होगा, आपको 23-24 में 2 साल का बकाया मिलेगा। अप्रैल 24 से तो चलो हर महीने 52 मिलेंगे, पर जो 2 साल से कम मिल रहे थे 2,000 रुपये हर महीने, क्योंकि जो रूल लगाया गवर्नमेंट ने वो बैक डेट से अप्लाई हुआ, तो उसे बोलते हैं, तो वो एरियर ऑफ सैलरी माना जाएगा। 2 साल से 2,000 रुपये हर महीने कम मिल रहे थे, तो 24 महीने हो गए, तो 48,000 को आप एरियर ऑफ सैलरी बोलेंगे। और ये जिस साल रिसीव होगा उसी साल आप इस पर टैक्स दे देंगे। क्लियर? तो एरियर ऑफ सैलरी का मतलब क्या हुआ? जब एम्प्लॉयर, आपका एम्प्लॉयर बैक डेट से आपकी सैलरी इंक्रीज़ कर देता है, रेट्रोस्पेक्टिवली आपकी सैलरी बढ़ा देता है, तो जितनी वो बढ़ाता है, जो डिफरेंस अमाउंट होता है, 50 तो हर महीने मिल रहे थे, 52 कर दिया, तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है उसे एरियर ऑफ सैलरी आप बोलते हैं। और ये जब आपको मिलेगा उस बेसिस पे आपको टैक्स देना होगा। पढ़ लेते हैं अपन अब इसको फटाफट। एरियर ऑफ सैलरी, नॉर्मली स्पीकिंग, अगर नॉर्मल शब्दों में हम बोल रहे हैं, सैलरी एरियर मस्ट बी चार्ज ऑन ड्यू बेसिस पे चार्ज होना चाहिए, यानी जब मिलना चाहिए आपको। हाउएवर देयर आर सर्कमस्टेंसेज व्हेन इट मे नॉट बी पॉसिबल टू ब्रिंग द सेम टू चार्ज ऑन ड्यू बेसिस। पर ऐसा हो सकता है कि ड्यू बेसिस पे टैक्स लगे ही ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो 22 से बढ़ा दी सैलरी। हमें क्या सपना थोड़ी आ रहा था कि 22 से बढ़ाएगी, हो सकता है 20 से ही बढ़ा सकती है, हो सकता है 21 से बढ़ा सकती है। तो ड्यू बेसिस पे लेना पॉसिबल नहीं होता है एरियर पे टैक्स। इफ़ द पे कमीशन, इंडिया में पे कमीशन बना हुआ है जो टाइम टू टाइम गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी रिवाइज करता है कि अब इनकी सैलरी, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ती है, महंगाई तेज़ी से बढ़ती है, तो आपकी सैलरी को टाइम टू टाइम रिवाइज करता है पे कमीशन इंडिया में, कि बढ़ाता है एम्प्लॉय की सैलरी। इफ़ द पे कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है, एंड इट रिकमेंड मतलब सुझाव देता है, वो ऑर्डर नहीं दे सकता, सेंट्रल गवर्नमेंट को सुझाव दे सकता है, रिवीजन की रिवाइज करिए सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज़ की विथ रेट्रोस्पेक्टिव डेट, बैक डेट से बढ़ा दीजिए सैलरी, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से, ठीक है। द एरियर रिसीव इन दैट कनेक्शन, तो जो आपको बकाया पैसा मिलता है, विल बी चार्ज ऑन रिसिप्ट बेसिस, उस पर रिसिप्ट बेसिस पे टैक्स लगता है। वही सेम रिलीफ दी जाएगी सेक्शन 89, अभी आप पढ़ेंगे, सेक्शन 89 में पढ़ाया कि अगर आपने किसी, जैसे मान लीजिए वही सेम चीज़ 2022 में टैक्स की रेट कम थी, पर 23-24 में मिला ये एरिया और टैक्स की रेट ज़्यादा हो गई, तो टैक्स, जितना टैक्स आप ज़्यादा दे रहे हैं तो वो आपको सेक्शन 89 में रिलीफ दी जाएगी, जो अभी आपको समझाया था, और वैसे अभी आप आगे भी पढ़ेंगे। इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस इंक्रीज इन HRA, हाउस रेंट अलाउंस, अभी आप पढ़ेंगे अलाउंसेज, आपको किराया चुकाने के लिए आपका एम्प्लॉयर पैसे दे सकता है, जिसे हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं सैलरी के अलावा। इन प्रीवियस ईयर 23-24 विच इज़ इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 22, देखिए कहाँ से बढ़ा दिया HRA, 22 से बढ़ा दिया, तो बैक डेट से बढ़ा दिया, क्योंकि प्रीवियस ईयर चल रहा है 23-24 और वो इंक्रीज़ कर रहे हैं HRA 22 जनवरी से। देन द एरियर फ्रॉम 1 जनवरी 22 से लेकर 31 मार्च 23 तक जो आपको बकाया राशि मिलेगी, 15 महीने का जो किराया HRA मिलेगा, विल बी टैक्स, उस पर टैक्स लिया जाएगा इन द प्रीवियस ईयर इन विच दे आर पेड, जिस साल वो आपको मिला है, बिकॉज दे वर नेवर ड्यू, क्योंकि वो ड्यू ही नहीं हुआ था, हमें पता नहीं था कि HRA बढ़ेगा घटेगा। हेयर ऑल्सो रिलीफ भी दी जाएगी अंडर सेक्शन 89 के अकॉर्डिंग। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम रिवाइज कर लेते हैं जो हमने अब तक पढ़ा सैलरी में।
सैलरी में आप पढ़ चुके हैं कि जहाँ मालिक और नौकर का संबंध होगा, जहाँ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशन होगा, वहाँ पे सैलरी हेड में आपकी इनकम टैक्सेबल होगी। ठीक है। फिर आपने पढ़ा था चाहे आप फुल टाइम जॉब करते हो चाहे पार्ट टाइम जॉब करते हो, जैसे आप 3 जगह जॉब करते हो तो आपके 3 एम्प्लॉयर हो गए, तो तीनों की सैलरी जोड़ के सैलरी हेड में लगेगा। फुल टाइम जॉब में हो चाहे पार्ट टाइम जॉब में हो, आपको सैलरी हेड में टैक्स देना होगा। अगर आप सैलरी त्याग देते हैं, किसी अनाथ आश्रम को दान कर देते हैं, अपने एम्प्लॉयर को दान कर देते हैं, फोरगोइंग ऑफ सैलरी वो नहीं घटेगा, वो एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, आपको ग्रॉस सैलरी पे ही टैक्स देना होगा। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन था सरेंडर ऑफ सैलरी, कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में अपनी सैलरी छोड़ देते हैं, सरेंडर कर देते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, जनता की भलाई के लिए, जैसे बाढ़ आ गई, केरल में आई थी, सुनामी आई थी, तो लोगों ने डोनेशन दिया था सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो उस सैलरी पे टैक्स नहीं लिया जाएगा। सैलरी पे टैक्स फ्री, कोई भी सैलरी टैक्स फ्री नहीं होती है। ये तो इंडिया में रूल है कि जो एम्प्लॉयर आपको पे करता है सैलरी, वो TDS घटाने के बाद ही पे करता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बट जो सैलरी है वो ग्रॉस सैलरी पे टैक्स लिया जाएगा। एक बार आपकी सैलरी ग्रॉस की जाएगी, नहीं सब कुछ जो घटाया है उसे दोबारा ऐड किया जाएगा, आपकी सैलरी में ग्रॉस किया जाएगा और ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स निकाला जाएगा। तो सर ये डबल टैक्सेशन नहीं, डबल टैक्सेशन नहीं हुआ। एक बार आपकी सैलरी ग्रॉस की जाएगी, ग्रॉस मतलब सब कुछ जो घटाया ना आपकी सैलरी में से, TDS, पेंशन, PF वगैरह व्हाटएवर, वो सब ऐड होगा, उस पर टैक्स निकाला जाएगा। उसमें से जितना ऑलरेडी TDS कट चुका है, जितना टैक्स ऑलरेडी जमा हो चुका है, वो घटा दिया जाएगा और नेट अमाउंट ही आपको देना होगा। अगर ज़्यादा कट गया तो रिफंड हो जाएगा। बस एक ही एक्सेप्शन है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में अपनी सैलरी को सरेंडर करते हैं पब्लिक इंटरेस्ट में, तो उसे घटा दिया जाएगा। प्लेस ऑफ एक्रूअल तो देखा ही जाता है, अगर इंडिया में आपने कमाई है सैलरी या इंडिया में काम किया उसके बदले सैलरी मिल रही है, तो आपको इंडिया में टैक्स देना होगा। ये आप पढ़ चुके थे नेक्स्ट पहले वाले चैप्टर्स में ही। और बेसिस ऑफ चार्ज आपने आज पढ़ा सेक्शन 15। सेक्शन 15 ये बोलता है कि किस बेसिस पे सैलरी पर टैक्स लिया जाएगा। तो टैक्स वालों ने लिखा है सेक्शन 15 में कि सैलरी या तो ड्यू हो जाए या रिसीव हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, उस बेसिस पे आपको टैक्स देना होता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेश्चन है, पर्सनल क्वेरी है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।